नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। महारू राजस्थान में आज बात करेंगे शहर शहर हक के लिए हल्ला बोल की। फिर बात होगी कोविड स्वास्थ्य सहायकों के संग्राम की, जिन्होंने लगातार तीसरे दिन पीसीसी की जन सुनवाई में अपनी गुहार लगाई है। फिर बात होगी देवा गुर्जर हत्याकांड की, जिस पर कोटा में गुर्जरों का आक्रोश देखने को मिला। और आखिर में बात राज्यसभा के रण की, जिसको लेकर जोड़ तोड़ चरम पर है। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए महारू राजस्थान। लेकिन चलिए सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यासीन के गुनाहों का हिसाब हुआ है। यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। टेरर फंडिंग के केस में एनआईए कोर्ट का यह बड़ा फैसला। एनआईए कोर्ट ने 19 मई को दोषी ठहराया था। 18 जनवरी 2018 को चार्जशीट दाखिल हुई थी। यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। टेरर फंडिंग के केस में एनआईए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यासीन मलिक उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मामला टेरर फंडिंग का है और टेरर फंडिंग के मामले में आज एनआईए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई। सबको कि देर आए दुरुस्त आए, एक में हुई है। अब जब पूरा सब कुछ खोदा जाएगा तो पिटारे में से क्या क्या निकलेगा, उसके लिए क्या क्या मिलेगा इनाम, वो हम सबको इंतजार करना चाहिए। 100% नो डाउट। मैं कुछ भी अभी ऐसी बात नहीं कहूंगी। मैं कह रही हूँ हमारी जुडिशरी, हिंदुस्तान की जुडिशरी पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट जुडिशरी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे विदुषी देवता गण जो उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं ना, वो इंसाफ ही करेंगे। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। पता नहीं इतने में भी कईयों को बड़ी राहत मिली होगी, लेकिन मैं सच्ची बात कहूँ, मैं तो अभी तक शांति में नहीं हूँ। मेरा सीज फायर नहीं हुआ। मैंने प्लेज करा था, आई फाइट टिल लास्ट ब्रेथ ऑफ माइन। सो प्लीज अपने केस में क्या वर्डिक्ट चाहते हैं आप? अपने केस में वही मौत की सजा, मौत। As he was planning to plead guilty, I tried to convince him to contest the trial, but he has already made up his mind. So in view of that, whatever the best legal consequences, or what he was told about all the consequences which he was supposed to face once he plead guilty, and all the things we were told to him. And today now the matter has been decided and he is sentenced for 120B. He has been punished with 10 years and 10,000 fine. For 121 IPC, he is punished with life imprisonment and 10,000 fine. 121A IPC, 10 years with 10,000 fine. 13 UAPA read with 120B IPC, 5-year fine. 5 year, 5,000 fine. 15 UAPA punishment under 16 UAPA, 10 years, 10,000 fine. 17 UAPA life, 10 lakh fine. 18 UAPA 10 years, 10,000 fine. 38 UAPA 5 years, 5,000 fine. 39 UAPA 5 year, 5,000 fine. Section 20 UAPA 10 year, 10,000 fine. Anything else you people want to ask? सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हम सम्मान करते हैं। देश के एक जिम्मेवार नागरिक, जिम्मेवार पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते जो भी सर्वोच्च न्यायालय ने मेरिट के आधार पर जो निर्णय दिया है, उसका हम सम्मान करते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने एक नज़ीर प्रस्तुत की है कि भले ही वो कितना ही बड़ा कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित होगा तो हिंदुस्तान के कानून के तहत उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इस निर्णय का हम सम्मान करते हैं। बिल्कुल, जो लोग भी पीछे से इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, और मेरा इशारा
पाकिस्तान की ओर है, जो इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उनको टेरर फंडिंग करते हैं, उनको भी सोचना चाहिए, उनके आकाओं को भी सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान के कानून में हर व्यक्ति जो हिंदुस्तान की अखंडता, एकता और हिंदुस्तान के संविधान और कानून के खिलाफ कार्रवाई करता है, तो हिंदुस्तान का कानून इतना कड़ा है कि उस व्यक्ति को भले ही वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। आतंकवाद की राह पर आगे बढ़ाने का काम किया और पाकिस्तान से पैसे लेकर कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी की घटनाएं हों या बम विस्फोट की घटनाएं हों, उसने करवाई। उसके बाद NIA अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। यासीन मलिक को उनके गुनाहों की सज़ा, उनके पापों की सज़ा, उनके अपराधों की सज़ा और जो जघन्य अपराध उन्होंने किए उसकी सज़ा अदालत ने सुनाई है। आतंकवादी और हत्यारे यासीन मलिक को ये जो उम्र कैद की सज़ा हुई है, इसको अधूरा न्याय ही माना जाएगा, इनकम्प्लीट जस्टिस कह सकते हैं। मानवता का अपराधी है यासीन मलिक, आतंकवादी है, नरसंहार का दोषी है, देश के खिलाफ षड्यंत्र का दोषी है, विदेशों से पैसा लेके भारत के खिलाफ साजिश रचना, हत्याएं करना, आतंकवाद को बढ़ाना। ऐसे व्यक्ति को जब तक फांसी नहीं होती तब तक इसे पूर्ण न्याय नहीं कह सकते। अभी न्याय अधूरा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है दोषी यासीन मलिक सिद्ध हो चुका है, अपने गुनाह खुद कबूल किए हैं और एक ना एक दिन भारत की न्याय व्यवस्था यासीन मलिक को फांसी की सजा देगी और जरूर देगी। और उसी दिन कश्मीरी पंडितों के साथ और उन मासूमों के साथ जिनका खून यासीन मलिक के कारण बहा है, जिनकी हत्याएं हुई हैं, उन सभी के परिवारजनों के साथ उसी दिन पूरा न्याय होगा जब यासीन मलिक जैसा हत्यारा और आतंकवादी फांसी पे चढ़ाया जाएगा। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। 29 मई तक कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगी। अजय माकन के पास संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट पहुंची है। उम्मीदवारों के पैनल पर सोनिया गांधी जल्द फैसला करेंगी। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, 29 मई तक अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कांग्रेस करेगी। और जो जानकारी अभी मिल रही है उसके अनुसार अजय माकन के पास जो संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं उनकी लिस्ट पहुंच गई है। लखवीर हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। लखवीर, क्या जानकारी, लिस्ट पहुंची है माकन के पास, कुछ जानकारी कौन कौन से नाम हो सकते हैं? बिल्कुल अभिषेक, राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार तेज हैं। दिल्ली से लेकर जयपुर तक जो उम्मीदवार हैं वो लगातार अपनी दौड़ तेज कर चुके हैं। दिल्ली में संभावित उम्मीदवारों ने डेरा डाला हुआ है। आज अजय माकन से दोपहर करीब 4 बजे कई उम्मीदवारों ने मुलाकात कर अपनी अपनी दावेदारी जताई है। उसके आधार पर पैनल भी तैयार किया गया है और अजय माकन और कांग्रेस आलाकमान का मानना है कि उम्मीदवारों की घोषणा में कांग्रेस पार्टी देरी नहीं करेगी और 29 मई तक कांग्रेस अपने तमाम उम्मीदवार, जो 3 उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी को उतारने, उनकी घोषणा कर देगी। और सोनिया गांधी इस पर जल्द फैसला करेगी क्योंकि संभावित उम्मीदवारों की सूची अजय माकन के लेवल पर फाइनल हो चुकी है और वो जल्द उन तक पहुंचा दी जाएगी। अगर संभावित उम्मीदवारों की बात की जाए अभिषेक, तो ट्राइबल बेल्ट की अगर बात की जाए तो ट्राइबल बेल्ट से 3 नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें प्रमुख तौर पर ताराचंद भगोड़ा का नाम सामने आ रहा है, जो पूर्व में भी सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा रघुवीर मीणा जो पूर्व लोकसभा सांसद हैं और दिनेश कोडनिया जो लगातार गणेश घोगरा से विवाद में है। ये 3 ट्राइबल चेहरे लगातार सामने आ रहे हैं। इसके अलावा भंवर जितेंद्र सिंह का नाम लगभग तय माना जा रहा है कि उन्हें राज्यसभा में राजस्थान के कोटे से भेजा जाएगा। इसके अलावा मुस्लिम वर्ग से एक चेहरा राज्यसभा में भेजने पर कांग्रेस पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि मुस्लिम वर्ग से किसी एक चेहरे को राज्यसभा का सांसद बनाया जाए। इसमें संभावित उम्मीदवारों की अगर बात की जाए तो सबसे ऊपर नाम है प्रोफेसर अयूब का नाम सामने आ रहा है, दुरू मियां का नाम सामने आ रहा है, अशकली टांक का नाम है, जस्टिस एक खान साहब का नाम सामने आ रहा है। तो अब देखना अहम होगा कि किन किन के नामों पर मुहर लगती है, इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उसके अंदर राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों को लेकर बिसात बिछने लगी है।
संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस की 2 सीट और बीजेपी की 1 सीट पर जीत तय मानी जा रही है, लेकिन असली पेच चौथी सीट पर है, जिसकी जीत हार में निर्दलियों की बड़ी भूमिका है। लिहाजा निर्दलियों की पूछ परख बढ़ गई है। पर 2 की जीत तय, 1 पर बीजेपी को मिलेगी विजय, चौथी पर किसका परचम फहरेगा? हाथ होगा मजबूत या कमल खिलेगा? कांग्रेस के हाथ लगेगी तीसरी या फिर बीजेपी जीतेगी दूसरी? निर्दलियों की भूमिका पर टिकी नजर, किंग मेकर तय करेंगे जीत की डगर। राज्यसभा के रण का शंखनाद हो चुका है। देश की 57 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए 24 मई से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। राज्यसभा की जिन 57 सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें राजस्थान की 4 सीटें भी शामिल हैं। जाहिर है प्रदेश में भी सियासी घमासान जोर पकड़ चुका है। इस सियासी घमासान में जिनकी सबसे बड़ी भूमिका होने वाली है, वो है निर्दलीय विधायकों की। इस बात को निर्दलीय विधायक भी अच्छी तरह समझ रहे हैं और अपने पत्ते खोलने से बच रहे हैं। मारवाड़ के निर्दलीय विधायक खुशवीर जोजावर सीएम अशोक गहलोत के करीबी हैं, लेकिन कह रहे हैं कि उम्मीदवार के ऐलान के बाद ही वो अपने वोट का फैसला करेंगे। गहलोत साहब के साथ में हूँ, कांग्रेस के साथ में नहीं हूँ। फिर गहलोत साहब जहाँ कहेंगे वहाँ वोट देंगे आप? हम अभी कल मुलाकात की है, निर्णय लेंगे। हमारा वोट है, हमें अधिकार है, स्वतंत्र अधिकार है, और ये चीज कहने की थोड़ी होती है। खुशवीर की तरह ही बहरोड़ के निर्दलीय विधायक बलजीत यादव फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है। गहलोत सरकार के संकट में बलजीत बाड़ेबंदी का हिस्सा भी रहे, लेकिन अब कह रहे हैं कि सोच विचार कर फैसला करेंगे। कि बिल्कुल अंतरात्मा की आवाज के ऊपर ही प्रत्येक व्यक्ति को निर्णय करना चाहिए। अभी कैंडिडेट आएंगे, उसके बाद देखेंगे, देख के विचार करेंगे किसको वोट देना राजस्थान के हित में, उसी को चुनेंगे। पिछले कई मौकों पर निर्दलीय गहलोत के संकट मोचक बनकर उभरे हैं। कईयों को अहम ओहदे देकर और उनके इलाके में विकास कार्यों के जरिए गहलोत ने इनका एहसान चुकाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। ऐसे में कांग्रेस को इस बार भी निर्दलियों का साथ मिलने का पूरा भरोसा है। तो चलिए एक नजर डालते हैं उन 13 निर्दलीय विधायकों पर जो किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। 13 निर्दलियों पर रहेगी नजर। आलोक बेनीवाल मूलतः कांग्रेस से आते हैं। मां कमला बेनीवाल कांग्रेस सरकार में उप मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। खुशवीर सिंह पहले कांग्रेस से विधायक रहे। बाबूलाल नागर पहले कांग्रेस से विधायक रहे। गहलोत के पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री रहे। महादेव सिंह खंडेला वर्तमान में किसान आयोग के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस से विधायक और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। रमीला खड़िया वर्तमान में एसटी आयोग के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। संयम लोढ़ा पहले कांग्रेस के विधायक रहे हैं, वर्तमान में सीएम के सलाहकार के पद पर नियुक्त। रामकेश मीणा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में संसदीय कार्य मंत्री रहे। राजकुमार गौड़ कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय विधायक बने। कांति प्रसाद कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं। ओम प्रकाश हुड़ला बीजेपी से बगावत कर विधायक बने, अब सरकार के साथ। बलजीत यादव सत्ता के इर्द गिर्द ही नजर आते हैं। सुरेश टाक बीजेपी से बगावत कर बने निर्दलीय विधायक, फिलहाल सरकार के साथ। लक्ष्मण मीणा बस्सी से विधायक, सीएम के बेहद करीबी। कांग्रेस को जहां निर्दलियों का साथ मिलने का भरोसा है, वहीं बीजेपी भी उन पर डोरे डालने से नहीं चूक रही है। नेता प्रतिपक्ष का दावा है कि बीजेपी दूसरी सीट पर जीत के लिए 11 वोटों का जुगाड़ कर सकती है।
देखो, मैं सोचता हूँ कि पार्टी के लोगों को तो अपने पार्टी के विप की पालना करनी पड़ती है, तो उसमें तो ज़्यादा इधर से उधर जाने की गुंजाइश बहुत कम रहती है। लेकिन जो लोग निर्दलीय हैं या बाकी लोग हैं वो स्वतंत्र हैं, जिधर जाना चाहें उधर जाएं। और मैं सोचता हूँ राज्यसभा के चुनाव में पिछली बार हमारे पास सरप्लस वोट 22 ही थे, फिर भी हमने सेकंड कैंडिडेट खड़ा किया, मैदान में लड़े। अब की बार हमारे पास 30 वोट सरप्लस हैं और कुछ हमारे सहयोगी और भी हैं। ऐसे मिलाकर के मैं सोचता हूँ कि 11 वोट की जो आवश्यकता है वो हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और हो जाएगा। कुल मिलाकर चौथी सीट पर उसका ही परचम लहराएगा जो निर्दलियों को अपने पाले में ला पाएगा। मतलब निर्दलीय किंग मेकर की भूमिका में है और कांग्रेस को मिली तीसरी या बीजेपी जीतेगी दूसरी, ये निर्दलीय ही तय करेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कांग्रेस कार्यकारिणी विस्तार से जुड़ी बड़ी खबर है। अब 10 जून के बाद ही होगा प्रदेश संगठन में परिवर्तन। राज्यसभा चुनाव के बाद नियुक्ति होगी, जिला और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। राजनीतिक और यूआईटी में नियुक्तियां भी 10 जून के बाद होगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 2 तस्वीर राजधानी जयपुर की हल्ला बोल की हैं। पहली तस्वीर बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर्स की, प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। इनकी मांग वेतन विसंगतियों को दूर करने की है। वहीं दूसरी तस्वीर जो है वो रिटायर्ड रोडवेज कर्मचारियों के प्रदर्शन की है। दरअसल ये पिछले 3 दिनों से अपने बकाये भुगतान को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वेतन विसंगति और एसीपी विसंगति की मार झेल रहे बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियरों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जयपुर में जूनियर इंजीनियरों ने विद्युत भवन पर प्रदर्शन किया। जूनियर इंजीनियरों ने बताया कि पहले अभियंताओं के प्रतिनिधि मंडल की अतिरिक्त ऊर्जा सचिव के साथ हुई बातचीत में वेतन विसंगति को अतिशीघ्र ही सही करने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक ना तो कोई आदेश लागू हुआ और ना ही ऊर्जा विभाग ने कोई कोशिश की। प्रदर्शनकारी इंजीनियरों से बात की हमारे संवाददाता लवली वधवा ने। राजस्थान में लगातार अपनी अलग अलग मांगों को लेकर के सरकारी कर्मचारी धरना प्रदर्शन करके सरकार को चेता रहे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर से पूरे प्रदेश भर में आज कनिष्ठ अभियंता जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके हार्ड ड्यूटी देखते हुए, अन्य विभागों से तुलना करते हुए कि हार्ड ड्यूटी है, इन पे 4800 ग्रेड पे इनके साथ न्याय संगत है और 10 इंक्रीमेंट इनको दिए जाए। किंतु 185 कोऑर्डिनेशन कमेटी ना तो आज तक लागू हुई है। इसके पश्चात भी हमने काफ़ी टाइम से सरकार से मांगे कर रहे हैं कि हमारी जो न्याय संगत मांगे हैं जो एक कनिष्ठ अभियंता को देनी चाहिए और जो विभाग के अंदर वो नहीं दी जा रही है। सर ग्रेड पे बढ़ जाएगी, आज 3600 ग्रेड पे है, जबकि हमारा आपको बताना चाहेंगे कि नेक्स्ट प्रमोशन 5400 स्केल ग्रेड पे होता है। जो आपको यदि प्रमोशन नहीं होता है तो अगले 25 साल 20 साल के अंदर भी 27 साल बाद हमको 5400 स्केल मिलेगी, जो एक रिटायरमेंट की एज हो जाती है कर्मचारी की। तो आप एक कनिष्ठ अभियंता 27 साल तक एक जेईएन रह जाएगा, तो ये कहाँ तक उचित, जबकि उसका नेक्स्ट प्रमोशन 9 साल बाद जो स्केल मिलनी चाहिए वो 5400 ग्रेड पे एक सहायक अभियंता की स्केल मिलेगी। कितना गुस्सा है तमाम जेईएन्स के अंदर, कितना गुस्सा है इन डिमांड्स को? हमारी सिंपल से एक डिमांड है कि 185 कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनी थी और उसकी जो सिफारिश है वित्त विभाग को भेजी गई थी उनको लागू किया जाए। उसके अंदर सिंपल सा ये है कि हमें एक तो 4800 ग्रेड पे दी जाए, 9 साल बाद में एक कनिष्ठ अभियंता को सहायक अभियंता का वेतनमान दिया जाए जो पहले दिया जाता था। आज 2007 से पहले ये चीज़ दी जाती थी कि एक कनिष्ठ अभियंता जब 9 साल पूरे करता था तो उसको एक सहायक अभियंता का वेतनमान दिया जाता था, लेकिन 2007 के बाद में इसको बंद कर दिया गया है। आज यदि अगर हमारा प्रमोशन नहीं होता है किसी कारणवश, यदि सरकार के पास में वैकेंट पोस्ट नहीं है, तो 27 साल तक हम लोग सिर्फ एक कनिष्ठ अभियंता बन के रहेंगे। चलो ठीक है, हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा, सीट वैकेंट नहीं होने पे, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कम से कम फाइनेंशियल बेनिफिट तो मिलना चाहिए ना। हमें 27 साल तक सिर्फ हम जेईएन पे ही अटके रहेंगे, ना हमें फाइनेंशियल बेनिफिट मिल रहा है ना प्रमोशनल मिल रहा है। अगर आज ये ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ जयपुर शहर के अंदर हो रहा है, हर पूरे राजस्थान के अंदर हर जिला लेवल पे, हर संभाग लेवल पे कनिष्ठ अभियंता इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं
और 13 तारीख से हम लोग अगर हमारी बात जो मांगे हैं उन पे ध्यान नहीं दिया गया तो हम 13 तारीख से एक महापड़ाव करेंगे। तो कुल मिलाकर के राजस्थान के जो तमाम विद्युत विभाग के जो जयन से अलग अलग डिस्कॉम्स के अंदर जो तैनात है वो अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों की यही मांग है कि जो वेतन विसंगति उससे दूर किया जाए। प्रमोशन के लिए भले देरी हो रही है लेकिन वेतन विसंगति को दूर किया जाए और इन मांगों को अगर दूर नहीं किया गया तो 13 तारीख से ये तमाम जयन कामकाज छोड़ करके महापड़ाव पर बैठेंगे। कैमरा पर्सन भवानी के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। रोडवेज के रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर आज तीसरे और आखिरी दिन भी प्रदर्शन किया। इन्होंने अपना ज्ञापन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला के नाम सौंपा। इनका कहना है कि जब सीएम ने अपने बजट में रोडवेज कर्मियों के बकाया भुगतान की राशि जारी कर दी है तो इन्हें इनका बकाया भुगतान क्यों नहीं दिया जा रहा है। विभाग के अधिकारी इस मामले पर कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बचते नजर आए, लेकिन मौखिक तौर पर कहते हैं कि प्रक्रिया जारी है और जल्द भुगतान कर दिया जाएगा। हमारे जितने इन्होंने 476 करोड़ रुपया मांगा था सरकार से रिटायरमेंट का पेमेंट करने के लिए, सरकार ने इनको 514 करोड़ रुपया दे दिया। इसके बावजूद भी 6 महीने का तो ग्रेच्युटी का बकाया और बाकी ओवर टाइम ड्राइवर कंडक्टरों का ओवर टाइम बनता है, जीएच बनता है, नाइट बनती है, देर से भुगतान किया, हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक उनका ब्याज बनता है। इन भुगतानों का तो कहीं नाम ही नहीं। तो प्राथमिकता तो यही तय करेंगे, इनको चाहिए सहायता तो सरकार से ये बात करें। पर अब हम 3 दिन तक आक्रोश प्रदर्शन किया, आज आखिरी दिन है और हम इसके बाद में आज ये अनाउंस कर रहे हैं यहाँ पे सार्वजनिक तौर पे ढोल नगाड़ों के साथ हेड ऑफिस के गेट पे जाके 15 जुलाई को जयपुर में प्रदेश स्तर की सेवानिवृत्त कर्मचारियों की विशाल रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें कम से कम 3000 लोग पूरे राजस्थान से सेवानिवृत्त कर्मचारी भाग लेंगे। मेरे पीछे खड़े ये सभी बुजुर्ग राजस्थान रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारी हैं। इनमें ज़्यादातर कंडक्टर और ड्राइवर हैं। इनका ये कहना है कि राजस्थान सरकार ने, सीएम अशोक गहलोत ने जब इनका बजट पारित कर दिया और बजट को जारी भी कर दिया, बावजूद इसके रोडवेज डिपार्टमेंट इनके बकाया भुगतान को क्लियर नहीं कर रहा है, जिसकी लंबे समय से मांग कर रहे हैं। अब इन्होंने 3 दिन तक ये धरना प्रदर्शन किया, जिसका आज आखिरी दिन है। इनका कहना है कि अगर आज भी राजस्थान रोडवेज ने इनकी मांगों को नहीं सुना तो फिर ये प्रदेश व्यापी आंदोलन पर जाएंगे। कैमरामैन यासीन के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। प्रदेश सरकार के खिलाफ आज बीजेपी ने जैसलमेर में हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत जन आक्रोश रैली निकाली। इस रैली में भारी संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। यह रैली स्थानीय हनुमान चौराहे से होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची, जहां पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान जब मटकी के साथ पहुंची कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया गया तो महिला कार्यकर्ताओं ने मटकियां फोड़ी और गेट खोल परिसर में घुस गई। इसके बाद ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन भी किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हल्ला बोल के दौरान बीजेपी ने बिजली, पानी और महंगाई के मुद्दे पर गहलोत सरकार को घेरा। भाजपा कहीं ना कहीं आक्रोश रैली निकाल रही है, कहीं ना कहीं जनता में जो आक्रोश है उसे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाह रहा हूँ, कितना जो है वो आक्रोश इसमें नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं महिलाएं जो है, राजनेता जो है वो यहाँ पर रवाना हो रहे हैं। कहीं ना कहीं भीड़ भरा माहौल है, महिलाएं जो है वो जमकर इसमें रवाना हो रही है। आप देखिए कितना जो है वो आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहाँ पर मुख्यमंत्री का पुतला जो है उसकी अर्थी निकाली जा रही है। कहीं ना कहीं काफी जो है वो आक्रोश देखने को मिल रहा है। कितना आक्रोश है आज इस तरह राजस्थान सरकार के खिलाफ और अशोक गहलोत के खिलाफ है। अशोक गहलोत ने जिस तरीके से तुष्टीकरण की नीति, महिलाओं के साथ अत्याचार, युवाओं के साथ अत्याचार जो किया है, ये कहीं न कहीं जनता ने, जनता सड़कों पर उतर सकती है। आप देख लो इन महिलाओं के ऊपर में कहीं ना कहीं महिलाएं जो है वो देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। कुछ और लोग भी है, कितना आक्रोश है, क्या कुछ माहौल है आप देख रहे हैं। जैसलमेर पूरा सड़कों पे आ गया है और ये जनता है वो इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए पीसीसी में लगातार तीसरे दिन सीएचए का हंगामा।